नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के अंदर व्याकरण की पाठ योजना। व्याकरण की पाठ योजना किस प्रकार बनती है। तो देखिए यहाँ पर वही सबसे पहले दैनिक पाठ योजना नंबर लगाएंगे, फिर वे ऊपर जो भी लिखना है आपको। अब इसमें उद्देश्य क्या बनेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक, ज्ञान का उद्देश्य। ज्ञानात्मक या सिर्फ ज्ञान भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम प्रकरण ले रहे हैं संधि, या संधि के अंदर गुण संधि। संधि के अंदर एक संधि लेते हैं तो गुण संधि, एक दिन की एक संधि पढ़ा दी तो गुण संधि। ठीक है। अब ज्ञान का उद्देश्य है, तो विद्यार्थी गुण संधि के अंतर्गत संधि युक्त शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि के अंतर्गत संधि युक्त शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग नहीं आएंगे। यहाँ पर वही जैसे आप इसमें लिख रहे थे वो लिखित और मौखिक और वगैरह, यहाँ दो तो वो नहीं आएंगे। आपको कोई भी यहाँ पर दो उद्देश्य लिखने हैं तो यहाँ पर जैसे ये प्रत्यास्मरण आ गया तो दूसरा आप प्रतिविज्ञान लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि जो शब्द आप बता रहे हो गुण संधि के, उन शब्दों को लिखकर, जैसे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के गुण संधि युक्त विभिन्न गुण संधि युक्त शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। अब दूसरा आपका आएगा अर्थ ग्रहण का। अर्थ ग्रहण दूसरा उद्देश्य आएगा अर्थ ग्रहण का। अर्थ ग्रहण में क्या आएगा। अर्थ ग्रहण के उद्देश्य में कि विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों की तुलना अन्य संधि युक्त शब्दों से कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि, यहाँ भी गुण संधि लिखना आप, गुण संधि युक्त शब्दों की तुलना अन्य शब्दों से कर सकेंगे, अन्य शब्दों से कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा कौशल का, तीसरा उद्देश्य आएगा कौशल। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों को शब्दों से वाक्य रचना करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों से वाक्य रचना करने की कुशलता प्राप्त करेंगे। या विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों से वाक्य रचना का कौशल विकसित होगा और विद्यार्थी उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि के उदाहरण दे सकेंगे, क्योंकि उदाहरण उनको हम समझाएंगे तो उदाहरण दे सकेंगे। अब चौथा यहाँ पर अभिवृत्ति का, अभिरुचि। अभी इसमें रुचि क्या विकसित होगी, तो विद्यार्थियों को गुण संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित होगी। या विद्यार्थियों को हम पूरा भी लिख सकते हैं, गुण संधि का अगर नहीं लिखा तो संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित होगी। विद्यार्थियों में संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित होगी। फिर अभिवृत्ति में क्या आएगा कि विद्यार्थियों को जो हम बता रहे हैं गुण संधि, उनका स्पष्ट वाचन करने की
अभिवृत्ति विकसित होगी, या स्पष्ट वाचन कर सकेंगे, या गुण संधि की परिभाषा दे सकेंगे, तो विद्यार्थी गुण संधि की परिभाषा दे सकेंगे। ठीक है, ये अभिवृत्ति, इसमें ये 5 ही आएंगे। अब सहायक सामग्री वही जो हम लिखते हैं, श्वेत वृत्तिकार, चार्ट, संकेतक वगैरह, जो लपेट फलक जो भी आप ले जा रहे हो वो। ठीक है, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गुण संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी, क्योंकि गुण संधि उन्होंने नाम सुन रखा होगा, क्योंकि हम 7वीं 8वीं को पढ़ा रहे हैं, तो गुण संधि का नाम उन्होंने सुन रखा होगा, इसलिए सामान्य जानकारी रखते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। फिर पाठ्यस्थापना यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना में जैसे हमने प्रश्न कर दिया या कुछ वाक्य बोल दिया, उसमें कुछ संधि शब्द बोल दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। उन संधि शब्दों को हम, या फिर अपन सीधे डायरेक्ट, अगर संधि पहले संधि की हमने परिभाषा बता रखी है उनको, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हिंदी में हम जिस शास्त्र का उपयोग शुद्ध लिखना पढ़ने में करते हैं वो कौन से शास्त्र हैं, तो व्याकरण आएगा। व्याकरण के वर्णों का योग को क्या कहते हैं? वर्णों के योग को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो अगर आपने बता रखे हैं तो ठीक है, नहीं बता रखे हैं तो वहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, आप फिर उसको बता दोगे। अगर समस्या आपने उनको बता रखा है तो और आगे आप पूछ सकते हो कि गुण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 5, 6, 7 प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे और अंत में समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। पाठ्य विसूचन या उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज हम गुण संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज हम गुण संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह आपका उद्देश्य कथन आ गया। अब आएगा आपके प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर संश्लेषण और विश्लेषण विधि से आपको अध्ययन करवाना है। व्याकरण हमेशा संश्लेषण विश्लेषण विधि से इसका अध्ययन होता है। एक इसमें आगमन निगमन प्रणाली भी रहती है, एक संश्लेषण विश्लेषण विधि भी। तो इनमें आप संश्लेषण विश्लेषण विधि से अगर पढ़ाओगे तो बालकों को जल्दी समझ में आ जाएगा। चूँकि ये अपन 6, 7, 8 की ले रहे हैं, तो संश्लेषण विश्लेषण विधि बहुत ही अच्छी है इनके लिए। संश्लेषण विश्लेषण विधि से हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर पहले अपन विश्लेषण करेंगे, पहले हम विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 विश्लेषण। विश्लेषण में क्या कि आपको कोई भी एक वाक्य बोलना है, जैसे इस गुण संधि का, जिसमें गुण संधि हो। जैसे मान लीजिए वाक्य बोल दिया कि भारतेंदु एक अच्छे नाटककार थे। ये आपको ब्लैक बोर्ड पर भी ये लिखना है। पहले तो सबसे ऊपर तो टॉपिक लिखोगे ये गुण संधि का, और उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। अब नीचे नंबर 1 लगाकर भारतेंदु एक अच्छे नाटककार थे, एक अच्छे नाटककार थे, ये आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। आप ब्लैक बोर्ड पर भी, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड श्याम पर जो सारांश है यहाँ पर भी ये वाक्य आ जाएगा। और भारतेंदु के नीचे आप क्या करोगे? अंडरलाइन। अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछोगे। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? भारतेंदु। अब यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 2 कि भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर छात्र क्रिया में क्या आएगा? भारत प्लस इंदु। अब कुछ छात्र बता भी देंगे, कुछ नहीं भी बताएंगे। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दीजिएगा, और अगर आ जाता है तो ठीक है।
तो ये अब यहाँ पर आप तीसरा प्रश्न, जैसे मान लीजिए भारत प्लस इंदु आ गया आपका उत्तर, तो तीसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भारत शब्द का अंतिम स्वर क्या है। भारत शब्द का अंतिम स्वर क्या है। तो देखिए त में क्या है, अ है, तो यहाँ पर आधा नहीं है, तो पूरा, इसलिए यहाँ पर अस्वर है, अस्वर इसके अंदर आया है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न आप पूछोगे कि इंदु में प्रथम स्वर क्या है। दूसरा, ये इंदु है तो इंदु में प्रथम स्वर कौन सा है। इंदु में प्रथम स्वर क्या है, ई, तो क्या आ जाएगा, ई, छोटा ई। अब पांचवा प्रश्न आएगा, अ और ई से, ई के योग से नवीन स्वर क्या बनेगा, और ई के योग से नवीन स्वर क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं इसको, इसका पूरा टुकड़ों में विश्लेषण कर रहे हैं। पहला हमारा जो बिंदु है वही विश्लेषण है, हम इस पूरे इस शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। तो अ और ई के योग से क्या बनेगा, तो हो सकता है उत्तर आ भी जाए कि अ प्लस ई बराबर ए, हो सकता है नहीं भी आए, तो आपको बताना है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कैसे, दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य, महेंद्र अच्छा लड़का है। महेंद्र के नीचे अंडरलाइन, अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर आप वही पूछोगे कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, तो महेंद्र आ जाएगा। दूसरा, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस इंद्र आ जाएगा। तीसरा, भारत शब्द का, नहीं, महेंद्र शब्द का अंतिम स्वर क्या है, तो महा प्लस इंद्र है ये जो, तो अंतिम शब्द क्या है, आ, महा में आ है, तो तीसरा प्रश्न, आ, महाशब्द का अंतिम स्वर आ हो गया। अब इंद्र शब्द का प्रथम स्वर अ हो गया, और आ और ई के योग से नवीन शब्द क्या बनेगा, वही ए। अब तीसरा एक वाक्य और बनाना आपको। यहाँ पर क्या आएगा, नरेश पुस्तक पढ़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया नरेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बना दिया। तो अब वही प्रश्न, वही जैसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे 3-4, फिर जैसे मान लीजिए चौथा मैंने लास्ट में वही आ जाएगा कि जो अ और ई है इसके योग से नया शब्द कौन बनता है, कौन सा बनता है, तो ए। यहाँ पर वापस जैसे परोपकार भी गुण संधि का शब्द है। परोपकार मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अब गुण संधि युक्त शब्दों से आपको वाक्य बनाने, वही 4-5 जो 5वां प्रश्न पूछे थे कि परोपकार वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। परोपकार मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है नामक वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। कौन सा है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के उसको रेखांकित करोगे, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द वो बताएंगे। क्या बताएंगे, परोपकार। अब दूसरा प्रश्न क्या करोगे कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार, ये छात्र बताएंगे। फिर तीसरा आपके हो जाएगा कि पर शब्द का अंतिम स्वर क्या है।
पर शब्द का अंतिम स्वर क्या है? तो र में क्या मिला हुआ है? अ आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न क्या है? उपकार शब्द का प्रथम स्वर क्या है? प्रथम स्वर क्या है? उपकार शब्द का प्रथम स्वर क्या है? उ, छोटा ऊ है। ठीक है। अब यहाँ पर अ और ऊ को मिलाकर अ, और पांचवा प्रश्न है अ और ऊ से नया स्वर क्या बना? के योग से नया स्वर क्या बना? क्या बनेगा? तो यहाँ पर आई, और ऊ से आई बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। वेरी गुड, ओ बनता है और ऊ से। इसी प्रकार से यहाँ पर नरेश हैं तो यहाँ अ और बड़ी ई आएगा, अ और बड़ी, तो इनसे क्या बनेगा? आई। इसी प्रकार से महेंद्र में अ और ई ए आएगा, ए आए और ओ, ये तीन चीज़ बनेगी। ठीक है। और उसे क्या बनेगा? ओ, ए आई ओ, ये तीन चीज़। अब तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है? अब आपको आगे श्यामपट्ट कार्य करना है। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में आपको यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। यहाँ पर क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर शब्द, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द आ जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है। प्रथम पद का स्वर, प्रथम पद का स्वर, अंतिम पद का स्वर, अंतिम पद, अंतिम पद का स्वर, और यहाँ पर नवीन स्वर क्या बनेगा? अब जैसे मान लीजिए क्रम संख्या 1 में बना दिया भारतेंदु, तो भारत प्लस इंदु। प्रथम स्वर क्या है? प्रथम पद का स्वर क्या है? अ है, त के अंदर अ मिला हुआ है। अंतिम जो द्वितीय जो पद है उसका स्वर क्या है? ई है, और इससे क्या बना? ये। इसी प्रकार से हमने दूसरा कौन सा लिया था? महेंद्र में महा प्लस इंद्र शब्द, महेंद्र महा प्लस इंद्र, आ पहला शब्द है आ, दूसरा है ई, क्या बना? ए, आ प्लस ई बराबर ए। इसी प्रकार से तीसरा नरेश और परोपकार, महर्षि, जो भी शब्द हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, जो लिए हैं। ए का, फिर आई का आएगा, फिर ओ का आएगा शब्द, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ पर नियमीकरण होगा। अब तीसरा पॉइंट आएगा नियमीकरण, यानी हम नियम बना रहे हैं। पहले विश्लेषण हो गया, फिर उसका संश्लेषण हो गया यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य के साथ साथ। उसके बाद हम अपन नियमीकरण करेंगे, उसका नियम बनाएंगे। नियमीकरण यानी उसकी परिभाषा हम बताएंगे। तो नियम, अब नियम क्या कहेगा कि जब अ और आ के सामने ई उ और री क्रमशः आए तो ए ओ और अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर महर्षि भी एक शब्द यहाँ महर्षि भी लेंगे, क्योंकि री भी इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर हम नियमीकरण करेंगे कि जब अ और आ के सामने ई उ तथा री हो तो क्रमशः
ए ओ और अर हो जाता है और अर बन जाता है, बन जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ये आपके नियमीकरण हो गया, ठीक है, यहाँ पर नियम हो गया, ये आपका नियम बन गया। अब हम करेंगे, यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम करेंगे मूल्यांकन प्रश्न, सीधे डायरेक्ट मूल्यांकन प्रश्न पे आ जाएंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न में आपको कुछ शब्दों के उनके संधि विच्छेद करवाने हैं। ये सब मूल्यांकन प्रश्न में आपको आ जाएंगे। 4-5 आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, लघुत्रात्मक भी होंगे, निबंधात्मक यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि चूँकि छात्रों को जवाब देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं? अवश्य वाले आते हैं, बहुचयात्मक जिसको आप कहते हो, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आते हैं, सत्य असत्य वाले आते हैं, और एक शब्द के उत्तर वाले आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अति लघुत्रात्मक आप पूछ सकते हो, एक लाइन के उत्तर वाले, वो भी आप मूल्यांकन प्रश्न में पूछ सकते हो। यहाँ पर फिर आपको गृह कार्य देना है, एक या 2 प्रश्न गृह कार्य, और अंत में वही क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, शीर्षक है, गुण संधि, और यहाँ पर आपके टीचर के साइन, और यहाँ पर वो टिप्पणी लिख देगा। इस प्रकार से आपके व्याकरण की पाठ योजना, वो चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, या समास हो, संधि हो, कोई भी आपके व्याकरण की जो है वो इसी तरह से बनेगी। थैंक यू।